हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं क्लास 12 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इसके पहले सारे चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं, माइंड मैप कंप्लीट हो गया है सारे चैप्टर का, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर के सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जो सिलेबस आपका पहले था वही अभी भी है, तो इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं, टाइम तो अपने पास है नहीं, है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, तो देखो दो शब्दों से बना है। बायो मतलब होता है कोई भी चीज जो कि लिविंग है ना, जिंदा चीज, और डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग तरह की। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जिंदा चीजें, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंग्लिश में कभी कभी हम लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा मतलब होता है प्लांट वाला किंगडम पूरा, और फौना मतलब होता है पूरा एनिमल किंगडम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बेसिकली इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेशन तो आपको पता ही, कंजर्वेशन होता है बचाना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा खत्म हो रही है ना। हर तरफ से तो हम कब्जा कर ले रहे हैं पूरी अर्थ पे, तो इस वजह से उनके लिए रहने की जगह ही नहीं रह जा रही। ह्यूमंस ही हर जगह रह रहे हैं, एनिमल्स तो रहने की जगह नहीं रह जा रही। तो इस वजह से हम कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे यहाँ पे, और हम कंजर्वेशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन पे आएंगे। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है इसको पॉपुलराइज किया गया था एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहले ये टर्म इतना पॉपुलर नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था। एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पे हो सकती है। जैसे पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर है स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर है इकोलॉजिकल। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी पे। तो जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी इस तरीके से समझाई गई है, एक प्लांट है रोल्फिया वोमिटोरिया नाम से। ठीक है, ये हिमालय में ग्रो करता है, हिमालय जो है वहां पे ग्रो करता है। और रोल्फिया से एक केमिकल हमें मिलता है जो कि है रिजरपाइन। ठीक है, ये रिजरपाइन हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, केमिकल इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं ये हिमालय था। ठीक है, ये हिमालय था पूरा का पूरा, और इस पे पेड़ लगे थे। पेड़ किसके लगे थे? रोल्फिया वोमिटोरिया के। एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे और एक पेड़ यहाँ पे नीचे है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे देखी गई, देखो यहाँ पे सारे के सारे पेड़ रोल्फिया वोमिटोरिया के ही हैं, और सबके अपना अपना क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं डीएनए, सबका सबका एक ही तरह है, लगभग एक तरह होगा, क्योंकि सारे के सारे पेड़ क्या है, वुल्फिया वोमिटोरिया की ही स्पीसीज है। ठीक है, सारी वुल्फिया वोमिटोरिया है। लेकिन जो पेड़ इस जगह पे ग्रो कर रहा है उसका जो रिजर्पाइन है वो किसी और तरह का है, थोड़ा सा, मतलब मान लेते हैं कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जो यहाँ पे पेड़ ग्रो कर रहा है उसका रिजर्पाइन जो है वो थोड़ा डाइल्यूटेड है। यहाँ वाले का रिजर्पाइन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है मान लेते हैं। यहाँ वाले जो पेड़ है इसका रिजर्पाइन, जो इस पेड़ से हमें रिजर्पाइन मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो देख रहे हो, हिमालय के अलग अलग जगहों पे जो रुल्फिया ग्रो कर रहा है उसमें निकलने वाला केमिकल जो रिजर्पाइन है, इसकी कंसंट्रेशन या इसका डाइल्यूशन जो है वो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है। ठीक है, इनके क्या है, जीन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है, ये है जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो रुल्फिया ओमेटोरिया आप याद रखिएगा, हिमालय में ग्रो करता है, रिजर्पाइन प्रोड्यूस करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके अंदर। ऐसे ही राइस में अगर देखें, चावल में, तो 50,000 स्ट्रेन होते हैं राइस के। और ऐसे ही मैंगो के देखें तो 1,000 अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं मैंगो के लिए। अब वैरायटी तो आप जानती हो, स्ट्रेन शब्द जो है ये भी लगभग वैरायटी ही जैसा होता है, लेकिन क्या है कि राइस के लिए आपको दो चीजें याद करनी है। एक तो स्ट्रेन याद करना है, जब भी पूछा है राइस के कितने स्ट्रेन है, 50,000। राइस की अगर पूछा है आपको वैरायटी कितनी है, तो 2 लाख का एक डेटा एनसीईआरटी ने दे रखा है कि राइस की 2 लाख वैरायटीज है। ठीक है, तो इस वजह से राइस में आपको स्ट्रेन अलग और वैरायटी दो दो चीजें अलग अलग याद करनी पड़ेंगी। और स्ट्रेन और वैरायटी में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों का मतलब ही होता है कि एक ही पेड़ के अलग अलग समझ लो फॉर्म, है ना। जैसे मैंगो के ही दो फॉर्म ले लो आप, जैसे एक कलमी ले लो, एक आप चौसा ले लो, ये दो फॉर्म है ना, दो अलग अलग वैरायटीज हैं। उसी वैरायटी को हम स्ट्रेन कहते हैं कई जगहों पे। ठीक है, तो हमारे लेवल पे कोई अंतर नहीं है स्ट्रेन और वैरायटीज में, लेकिन आपको याद दोनों डेटा करना पड़ेगा। स्ट्रेन पूछा जाए तो 50,000 स्ट्रेन पाए जाते हैं, और अगर वैरायटी बोली जाए तो 2 लाख वैरायटीज पाई जाती है राइस की। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डेटा है। अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी देखते हैं। तो जैसे अगर वेस्टर्न घाट को हम देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा एम्फीबियन पाए जाते हैं, मोर एम्फीबियन ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग जगहों पे स्पीसीज अलग अलग पाई जा रही है। फिर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
हम इंडिया में देखें तो इकोसिस्टम काफी ज्यादा पाए जाते हैं, काफी ज्यादा अलग अलग तरह के पाए जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे के कंपैरिजन में। अब देखो स्कैंडिनेवियन बेसिकली एक ग्रुप है कंट्रीज का, इसमें बहुत ठंडी देशों में जो देश हैं वो आ जाते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, है ना, ये सब आ जाते हैं। और जो नॉर्वे और कनाडा वाले देश होते हैं ना, इनके अंदर इकोसिस्टम बहुत ही कम पाए जाते हैं। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है, ज्यादातर जो चीजें हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडिया जो है, हमारा क्लाइमेट जो है गर्म रहता है ना, और बारिश भी होती है, ठंडक भी आती है ना, लेकिन बारिश भी होती है, लेकिन ज्यादातर गर्म रहता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे यहाँ इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे जैसे हो गया एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वो भी एक इकोसिस्टम है, एक नदी इकोसिस्टम है, एक जो डेजर्ट है वो भी एक इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है ना, ये सब इंडिया के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। इतना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे या कनाडा में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इधर, IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नाम ही है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो नेचर का कंजर्वेशन यानी बचाव करने के लिए ये बना है। इसके अकॉर्डिंग टोटल स्पीसीज 1.5 मिलियन के आसपास है ना। ये साइन क्या दर्शाता है, लगभग 1.5 मिलियन है। लेकिन रॉबर्ट मे के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट मे नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 7 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें से 1.5 मिलियन हमने धूल निकाली है, बाकी अभी ढूंढनी है। और रॉबर्ट मे कहा कि केवल 22% स्पीसीज ही डिस्कवर की जा चुकी हैं 7 मिलियन में से, जो कि है बेसिकली 1.5 मिलियन के आसपास, ठीक है। 7 मिलियन का आप 22% निकालिएगा तो आपके 1.5 मिलियन के आसपास आएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट मे ने कहा कि अभी सिर्फ 22% डिस्कवर की जा चुकी है, ठीक है। अभी कितनी डिस्कवर करनी है, येट टू बी डिस्कवर, तो लगभग 1 लाख प्लांट्स जो है हमें डिस्कवर करने हैं अभी, मतलब हमें नहीं पता है जिसके बारे में, 1 लाख इस तरह के प्लांट हैं। लगभग 3 लाख एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता, ठीक है, तो ये अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। टोटल स्पीसीज जो है पूरी अर्थ पे, उसका 70% एनिमल्स है, और एनिमल्स का भी 70% जो है वो इंसेक्ट है, ठीक है। तो मतलब ज्यादातर जो स्पीसीज है अर्थ पे वो क्या है, एनिमल्स है, और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा तरह की कौन से एनिमल्स है, वो है इंसेक्ट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्थ्रोपोडा, है ना, अगर 11th का वैसे याद नहीं होगा, लेकिन अगर याद है तो ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर आते हैं सारे के सारे इंसेक्ट। समझ में आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट, अर्थ पे 10 में से 7 एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स का 70% इंसेक्ट है, ठीक। अच्छा, भारत के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया है, पूरी दुनिया में जितनी लैंड है, जितनी जमीन है, उसका 2.4% जो जमीन है वो भारत के अंदर आती है, ठीक है। डाइवर्सिटी देखें तो हमारे पास 8.1% की बायोडाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। अब इसमें हमें प्लांट और एनिमल का याद रखना है, भारत में 45,000 प्लांट्स और उसका लगभग 2 गुना देख लो 90,000 एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में 45,000 तरह के अलग अलग पेड़ और 90,000 तरह के एनिमल पाए जाते हैं। अब इसमें से आप याद रखो 90,000 में से कितने आपको पता होंगे, 20, 25, 50 पता होंगे, है ना, लेकिन 90,000 है, तो बड़ी बात है ना। अच्छा, अब एक चार्ट यहाँ पे है जो कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी कभी ये लेबलिंग में आ सकता है नीट में, ठीक है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स, 3 चार्ट है इनवर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स के और प्लांट्स के। तो इनवर्टिब्रेट में शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल्स का 70% है, तो देखो लगभग ये जो है एरिया, लगभग आपका 70% का एरिया यहाँ पे इंसेक्ट्स जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया आपको देखना है, जो सबसे बड़ा वाला एरिया दिखे उसको आपको लगा देना है कि ये इंसेक्ट है, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा इंसेक्ट। फिर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का का होता है, तो ये सेकंड नंबर पे मोलस्का आ गया। फिर आते हैं क्रस्टेशियंस, और बाकी सारे के सारे ग्रुप, ये जो येलो कलर वाला एरिया है वो सारे के सारे उसी में आ जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस बहुत ज्यादा होती हैं, लगभग 50%, है ना, 50 से थोड़ा कम होती है, लेकिन आप समझो लगभग 50% एरिया इस वाले में आपको फिशेस दिखेंगे। तो जब मार्किंग करने को आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आधा एरिया लगभग फिश लेके गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा वो चीजें देखते हैं, तो यहाँ पे मैमल्स आ जाती हैं, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। अब इस चार्ट को कैसे याद करना है, देखो ये इनवर्टिब्रेट वाला चार्ट, तो यही से याद करोगे आप, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, फिर मोलस्का होते हैं, फिर क्रस्टेशियन और फिर अदर एनिमल ग्रुप, ये तो याद हो गया, है ना। अब वर्टिब्रेट्स वाला चार्ट भी आप ऐसे क्लॉक वाइज की डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है वैसे याद करोगे, ठीक है। सबसे पहले फिशेज आपको इधर रखना है, जो कि आधा लगभग ले गई, फिर मैमल, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियन, ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स वाला चार्ट भी आपको ऑब्वियसली ऐसे ही याद करना है। अब इसमें एक चीज याद करो, सबसे पहले फंगस और एंजियोस्पर्म जस्ट अपोजिट आपको लिखने हो, और ये लगभग आपका
समझ लो काफी बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, क्योंकि आप देखो आसपास आप जो भी पेड़ देखते हो आप 90% एम्फीबियंस को, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स को देखते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई फूल दिखेगा या फिर आपको उसके अंदर कोई ना कोई फल दिखेगा। तो जो भी फूल और फल वाले पेड़ होते हैं जिनके अंदर भी फ्रूट और फ्लावर है, वो सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म ही तो है, बाकी कोई फ्रूट थोड़ी देता है। तो एंजियोस्पर्म सबसे दिखेंगे। दूसरी साइड आपको फंजाई यानी फंगस बहुत ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि आप ब्रेड रख दो, आप चावल रख दो, आप दाल रख दो, हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो फंगस और एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से एक चीज याद रखिएगा, लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई से ही मिलके बनता है। ठीक है, तो ये आप एक चीज याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म्स के बाद सीधा आइएगा लाइकेन पे। लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई से मिलके बनता है। फिर आते हैं मॉस, फिर आते हैं फर्न्स और एलाइज। ठीक है, इस तरीके से ये वाला है। तो ये तीनों चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। अब इस पेज पे कई सारी स्पीसीज और क्या कहते हैं उसे डेटा आपको याद करना है बेसिकली। पूरी वर्ल्ड की बात करें, होल वर्ल्ड में, तो आंट्स की 20,000 स्पीसीज है, मतलब 20,000 तरह की अलग अलग स्पीसीज की आंट पाई जाती हैं। बीटल्स जिसे आप गुबड़ैला कहते हैं, 3 लाख तरह के बीटल्स पाए जाते हैं। स्पीसीज देख रहे हैं, 3 लाख स्पीसीज हैं बीटल्स की। फिशेस की 28,000 स्पीसीज है और ऑर्चिड की 20,000 स्पीसीज है। ठीक है, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी का कुछ क्या कहते हैं उसे रीजन है, कहाँ पे पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है, वो देखना है। जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा पाई जाती है टेम्परेट एरिया के कंपैरिजन में। ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या है, देखो ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया देख लो, इंडिया के ज्यादातर एरियाज जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर समय जो है गर्मी होती है और बरसात होती है। देखो हमारे यहाँ क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी में ही बारिश होती है। वो एरियाज जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज है। टेम्परेट एरियाज में ज्यादातर टाइम क्या होती है, ठंडी होती है, जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, ये टेम्परेट एरियाज। ठीक है, अब ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है टेम्परेट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, और देखें तो सबसे पहला रीजन है, 3 रीजन है यहाँ पे। पहला रीजन है स्पेसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। देखो स्पेसिएशन यानी नई स्पीसीज का बनना समय मांगता है, मतलब धीमे धीमे समय के साथ नई स्पीसीज बनती हैं। अब जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं ये आइस में कवर हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब पूरा का पूरा रीजन जो है, जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, बर्फ पड़ जाती है तो पूरी के पूरे रीजन जो है वो बर्फ में कवर हो जाते हैं। अब इतनी बर्फ पड़ जाती है कि कोई पक्षी है तो उसको खाना नहीं मिल रहा है, कितने चीजें उसी बर्फ में दब गई हैं, है ना, धीमे धीमे वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या स्पेसिएशन होने में दिक्कत हो रही है, स्पेसिएशन नहीं हो पा रहा, नई स्पीसीज नहीं बन पा रही। ठीक है, तो टेम्परेट एरियाज गेट कवर्ड इन आइस फ्रीक्वेंटली वाइल ट्रॉपिकल एरियाज रिमेन मोस्टली अनडिस्टर्ब। ट्रॉपिकल एरियाज ज्यादातर अनडिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्या रीजन है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ये लेस सीजनल होते हैं देन टेम्परेट एरियाज। हमारा जो इंडिया है, मतलब हमारे पास ऑब्वियसली 4 सीजन होते हैं और चारों अच्छे से होते हैं, लेकिन लेस सीजनल मतलब समझ लो हमारे यहाँ एक्सट्रीम सीजन कम आते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं होता ठंडी आई है तो फिर वो साल भर ठंडी ही रह रही है और भयंकर ठंडी पड़ रही है, 0, -3, -4 डिग्री सेल्सियस चला रहा है ना, इस तरीके से। तो ट्रॉपिकल एरिया जो है वो लेस सीजनल माने जाते हैं। और ट्रॉपिकल एरिया, दूसरी चीज, आखिरी पॉइंट है, तीसरी चीज, कि ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा सनलाइट होती है, ऑब्वियसली गर्मी इसी वजह से होती है ना। तो हमारे इंडिया में ज्यादा सनलाइट रिसीव होती है, इस वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। ठीक, ये 3 याद रखना, ये उसमें आ सकते हैं, क्या कहते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कुछ बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखेंगे। जैसे पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे, पहले पहले पढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब होता है जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से चेंज होंगे, इधर उधर जाएंगे, आपको बायोडाइवर्सिटी चेंज मिलेगी। अब लैटिट्यूड क्या होता है, तो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ पे कई सारी आपको देखते हो लाइन बनी होती है, इनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो लंबी लंबी लाइन्स होती है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये वाली इधर साइड की ओर है ना, इस साइड की ओर जो लाइन्स है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जब आप इक्वेटर से पोल्स जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, और होगी ही क्योंकि पोल पे पड़ती है बर्फ, है ना, तो इतनी ठंडियों में बहुत ज्यादा जानवर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इक्वेटर पे ज्यादा जानवर रह पाएंगे। ठीक, ट्रॉपिक हैव मोर डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन, जो ट्रॉपिक एरियाज होते हैं यानी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ज्यादा डाइवर्सिटी होती है टेम्परेट से, जो कि ऑलरेडी 3 आप चीजें पढ़ चुके हैं ना, 3 रीजन अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, 3 रीजन। ठीक है, अगला देखो बर्ड्स की, जैसे एग्जांपल दे रखा है बर्ड्स की स्पीसीज। कोलंबिया एक ट्रॉपिकल रीजन है, 1400 स्पीसीज पाई जाती है। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन है, 1200 स्पीसीज पाई जाती है। ग्रीनलैंड
टेम्परेट रीजन है 56 स्पीसीज, न्यूयॉर्क टेम्परेट है 105 स्पीसीज। तो देख रहे हो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, जरा गला बैठ रहा है। हाँ, तो आगे बढ़े। ऐसे ही अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में दिखी जाती है पूरी, मतलब आप कह लो अर्थ पे। इनवर्टिब्रेट्स की 1,25,000 अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलते हैं इनवर्टिब्रेट्स के। प्लांट्स के 40,000 स्पीसीज, 3,000 तरह की मछलियां देखने को मिलती हैं। बर्ड्स जो है 1,300 तरह की बर्ड्स देखने को मिलती हैं। मैमल्स 427 स्पीसीज मैमल्स की है, एम्फीबियंस की 427 स्पीसीज है और रेप्टाइल्स की 378 स्पीसीज है। ठीक है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जाता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में। तो जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये दिया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। इन्होंने बताया कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू अ लिमिट। जैसे जैसे आप ज्यादा एरिया छानोगे या कह लो आप खोजोगे, जितना ज्यादा एरिया आप खोजोगे उतनी ज्यादा स्पीसीज आपको मिलती जाएंगी, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होगा। ठीक है, इन्होंने कहा S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अब यहाँ पे पहले S समझ लो क्या है। S है स्पीसीज की रिचनेस, मतलब स्पीसीज कह लो डाइवर्सिटी कितनी है, कितनी ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिल रही, ये होता है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ए है एरिया, तो आप देख लो एस इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो हो गया कि जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जेड जो होता है इसको, ये स्लोप को दर्शाता है ग्राफ के अंदर, और इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 तक होती है। ठीक है, और सी जो है वो इंटरसेप्ट है, और इससे रिलेशन आता है एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आता है एस इक्वल टू सी ए पावर जेड, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है ग्राफ बनाने पे। और अगर आप इसी का लॉग ले लो, मतलब एस और ये दूसरे वाले साइड, दोनों साइड अगर आप लॉग ले लो तो इधर हो जाएगा लॉग एस, इधर हो जाएगा लॉग सी, और प्लस हो जाएगा जेड लॉग ए। ठीक है, लॉग का एक बेसिक रूल अगर आपको नहीं याद है तो ये पता होना चाहिए कि अगर ए की पावर जेड है और इसको लॉग लोगे तो ये हो जाएगा जेड लॉग ए, है ना। और ऐसे ही अगर a इंटू सी है तो इसको अगर लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग सी, है ना, प्लस हो जाएगा लॉग सी। तो इस हिसाब से ये रिलेशन आया लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग। ठीक है, और जो ये लॉग वाला है, एक सेकंड इसको मिरर कर दो, जो ये लॉग वाला ग्राफ है ये आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो ग्राफ दिखाए रखे हैं, स्पीसीज रिचनेस इस साइड ले रखा है, इस साइड एरिया ले रखा है। जैसे जैसे आप देखो एरिया बढ़ा रहे हो स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही है। तो यहाँ पे दो ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑब्वियसली लॉग वाला ग्राफ है, और दूसरा कर्व है। ये कर्व क्या है, जो हमारा एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड वाला, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला है, और ये स्ट्रेट लाइन वाला है। ठीक है, तो दो ग्राफ है, दो इक्वेशन को शो करते हैं, दोनों स्लोप है। यहाँ पे इफ टेक इंटायर कॉन्टिनेंट्स, अगर हम इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो जो जेड की वैल्यू है, हमने देखा था कि 0.1 से 0.2 तक होती है, लेकिन अगर इंटायर कॉन्टिनेंट को देखो तो जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 तक हो सकती है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल जैसे दे रखा है फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स। फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट खाने वाली, जो फल खाती हैं, उस तरह की बर्ड्स की बात करें जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जा रही है, उनके लिए जो जेड है वो 1.15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बड़ी उसकी बात हो रही है ना, बड़े एरिया की बात हो रही है, इस वजह से 1.15 तक गया है। ठीक है, तो ये था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, आते हैं अपने तीसरे पेज पे। तो अभी देखो हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी कितनी है, मतलब कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और हमने देखा लाखों तरह के ऑर्गेनिज्म, है ना। आपने देखा 3 लाख तरह के बीटल्स पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 3 लाख तरह के तो गुबरैले ही पाए जा रहे हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो मतलब इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों कंजर्व करना है, फिर कैसे कंजर्व करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंस देखो, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी। भाई 3 लाख तरह के गुबरैले हैं, वो 3 लाख तरह के गुबरैले खत्म हो जाए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो जैसे इसके लिए बताने के लिए दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, एक तो मतलब दो चीजें हैं, एक तो है डेविड टिलमैन नाम के साइंटिस्ट। तो डेविड टिलमैन ने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा
कि जहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब एक एरिया में अगर 100 तरह के अलग अलग जानवर रह रहे हैं तो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी उस एरिया के कंपैरिजन में जहां केवल 10 तरह के अलग अलग जानवर रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब जरूरी यहाँ पे खास बात आती है कि ज्यादा डाइवर्सिटी यानी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी। ठीक है, दूसरा चीज, प्लॉट विथ मोर स्पीसीज, जितना ज्यादा स्पीसीज वाला प्लॉट होगा या एरिया होगा, लेस वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास के प्रोडक्शन में वेरिएशन कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज जो है बायोमास का प्रोडक्शन 10 किलो का था और कल जो है वो 1 ही किलो का रह जाएगा, है ना। तो 10 है तो वो 8 मतलब 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली लगभग कांस्टेंट रहती है, बायोमास प्रोडक्शन जो है वो उसमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेविड टिलमैन ने बताया। दूसरा है रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एहलरिच के द्वारा दी गई, पॉल एहलरिच है ना के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या किया, एरोप्लेन को इकोसिस्टम माना और जो एरोप्लेन में कीलें लगी होती हैं उनको रिवेट्स कहते हैं, है ना, रिवेट्स को स्पीसीज माना। और जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है वो कहती है कि जैसे जैसे आप रिवेट्स निकालोगे एरोप्लेन जो है उसके गिरने का खतरा बढ़ जाएगा, या कह लो जैसे जैसे आप जो स्पीसीज है उनको खत्म करोगे तो इकोसिस्टम जो है उसके खत्म होने का जो है कहते हैं खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्होंने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ने, पॉल ने एक और चीज दी, है ना, पॉल एलरिच ने एक और चीज बताई, की स्टोन स्पीसीज। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कीलें होती हैं, है ना, किसी भी एरोप्लेन में कुछ ऐसी कील होती हैं। एक सेकंड इसको हटा दूं मैं, अरे यार, पॉल एलरिच ने कहा कि किसी भी जो एरोप्लेन होती है, कोई भी एरोप्लेन जो होती है उसमें कुछ ऐसी कीलें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक सीट है, अगर सीट वाली कील आप हटा दोगे तो वो सीट को दिक्कत होगी लेकिन प्लेन फिर भी उड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आप किसी इंजन में लगी हुई या फिर इंजन को कवर करने वाली जगहों पे लगी हुई कील हटाओगे तो एरोप्लेन के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से पॉल एलरिच ने कहा कि की स्टोन स्पीसीज जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अगर वो खत्म हो रही है तो इकोसिस्टम जल्दी ही खत्म होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया। अब हम क्यों कंजर्व करें ये देखते हैं। तो देखो, क्यों कंजर्व करने के लिए तीन तरह के आप कह लो नजरिया है। एक होता है नैरो नजरिया, या जिसे हम कहते हैं नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब आपका नजरिया एक सीमित है, छोटा नजरिया है आपका। अब ये छोटे नजरिए में क्या आता है, जैसे नेचर की सर्विसेज के लिए, है ना। अब जैसे अगर हम सर्विसेज की बात करें नेचर के, तो जैसे आपके गेट हैं लकड़ी के, लकड़ी पे पेंट है फूलों का, लकड़ी के झूलों का, और जो रिश्ते तेरे चार हैं उनकी सांसें भी उधार है ना, सब तो प्रकृति से आए हैं, है ना। आपकी इवन ऑक्सीजन भी वही नेचर से आती है। तो ये है नैरो यूटिलिटेरियन, है ना। तो हम सर्विस बहुत लेते हैं नेचर से। ठीक है, 25% मेडिसिन जो हैं वो भी प्लांट बेस्ड होती हैं। 25,000 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब थोड़ा सा हम अपना व्यू और बड़ा करें तो हमें क्या दिखता है, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करती है इकोसिस्टम सर्विसेज को। डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी इकोसिस्टम सर्विसेज आपको उतनी ही थोड़ा उसे क्या कहते हैं कांस्टेंट बनी रहेंगी, है ना, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा है एथिकल रीजन, है ना। ये तीसरा वाला जो रीजन है ये एथिकल रीजन है। ये बेसिकली क्या कहता है कि वी ओव टू ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज ऑन अर्थ, अर्थ पे जितनी स्पीसीज रह रही हैं लगभग हम सबका यूज करते हैं, सारी स्पीसीज का यूज करते हैं, है ना, हर स्पीसीज के हम कर्जदार हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा एथिकल रीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए कंजर्व, अब कंजर्व कैसे होता है इस पे हम आएंगे। ठीक है, अच्छा, लॉस पे आएंगे पहले कि लॉस कितना हुआ बायोडाइवर्सिटी का। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, more than 2000 species of birds extinct after humans colonize पैसिफिक आइलैंड। जब हमने पैसिफिक आइलैंड कोलोनाइज किया, बेसिकली पैसिफिक आइलैंड में हम जाने लगे, उसके बाद 2000 बर्ड्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। बताओ, 2000 कम नहीं है, 2000 स्पीसीज मतलब खत्म ही हो गए एकदम। आईयूसीएन ने एक रेड लिस्ट बना रखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है। जबकि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं फिर भी, है ना, हर जगह। अब देखो जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं जो इंडेंजर्ड होती हैं उनको मारना बंद है, फिर भी 20 सालों में 27 स्पीसीज खत्म है। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर, पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट होंगी। अब इसमें 784 में से आपको याद करना है किसकी कितनी थी। जैसे वर्टिब्रेट्स की 338 स्पीसीज थी, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की थी, और 87 पेड़ों की स्पीसीज थी जो कि खत्म है। ठीक है, तो 500 साल में 784 और लास्ट 20 साल में 27 स्पीसीज खत्म हुई है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
अब कुछ स्पीसीज कहाँ से खत्म हुई उनकी लोकेशन पूछी जाती है। जैसे डोडो जो है वो लास्ट टाइम मॉरिशियस में देखा गया था, उसके बाद से ये खत्म हो गया, उसके बाद से कहीं नहीं मिला। ठीक है, क्वागा नाम की बर्ड होती थी, है ना, अफ्रीका में जो है क्वागा देखा जाता था लास्ट टाइम, मतलब अफ्रीका में देखा गया, तो उसके बाद से क्वागा भी नहीं देखा गया। फिर उसके बाद थैलासीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से खत्म हुआ है, और स्टेलर्स सी काउ जो है ये रसिया से खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये चारों आपका क्या कहते हैं उसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में कई बार आते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वागा जो है बर्ड नहीं होता है, क्वागा देखने में हल्का सा डंकी की तरह, हल्का जेब्रा और हल्का डंकी की तरह दिखता है। ठीक है, तो मैंने बर्ड बोल दिया था शायद, है ना। हाँ, अभी याद करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, इन चारों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो बाली, जावन, कैस्पियन, ये सब स्पीसीज हैं टाइगर की जो कि खत्म हो चुकी हैं, है ना। तो बहुत सारी लॉस हो गया है, बायोडाइवर्सिटी का काफी ज्यादा लॉस हो चुका है ना। अच्छा, इस समय जो स्पीसीज खत्म हो रही हैं उनको नाम दिया गया है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है कि कई बार एक ही बार में शुरुआत होती है और कई हजारों स्पीसीज या लाखों स्पीसीज खत्म होती चली जाती हैं, इसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो अभी इस समय मतलब साइंटिस्ट का कहना है कि सिक्स, छठवें नंबर का मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन है ये 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है पिछले किसी भी मास एक्सटेंशन से। ठीक है, एट प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर जिस हिसाब से ये जो स्पीसीज है वो खत्म हो रही है, अगर यही रेट चलता रहा, हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट विद इन 100 ईयर, आने वाले 100 सालों में आधी स्पीसीज जो है पूरी दुनिया की वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 15,500 ऐसी स्पीसीज हैं जिनके ऊपर थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, मतलब उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उनके अंदर उनके ऊपर थ्रेट है। अब इसमें पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबियंस की 32% पे है, जैसे 15,500 जो है इसमें से 32% एम्फीबियंस है, 31% जिम्नोस्पर्म है, 23% मैमल्स की स्पीसीज है, और 12% जो है बर्ड्स की स्पीसीज है। ये सारे के ऊपर क्या है, थ्रेट है एक्सटेंशन का, तो ये खत्म हो सकती है आने वाले फ्यूचर में कभी भी। अब आ जाते हैं कॉजेस पे, पढ़ लेते हैं कि क्यों खत्म हो रही है स्पीसीज। आपने देखा कि पिछले 500 सालों में 700 कुछ स्पीसीज है ना, 784 है ना, 784, हाँ, स्पीसीज खत्म हो चुकी है, या पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज खत्म हो चुकी है। क्यों हो रही है, तो इसके 4 मेन रीजन है। कॉजेस की बात करें तो 4 मेन रीजन है, रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 मेन है, उसको चारों को मिला के हम एविल क्वार्टेट कहते हैं। तो क्वार्टेट मतलब होता है चार, और एविल मतलब आप समझती हो, तो द एविल क्वार्टेट, मतलब एविल मतलब क्या होता है, खराब या फिर गंदा जिसे आप कहते हैं ना। तो द एविल क्वार्टेट यानी 4 मेन रीजन है, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और ये सबसे बड़ा रीजन है। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है कि जिस जगह पे वो रह रहे थे आज हम वहां पे ह्यूमंस रह रहे हैं, है ना। जिस जगह पे बंदर रह रहे थे, जिस जगह पे शेर चीता रह रहे थे, वहां पे आज ह्यूमन रह रहे हैं, तो उनका हैबिटेट खत्म हो गया, हमने उनका घर छीन लिया, पहली चीज, है ना। दूसरा चीज फ्रेगमेंटेशन, आप देख रहे हो कोई भी जंगल है तो उसके बीच में से 50 रोड जा रही हैं, तो हमने क्या करते हैं, जैसे शेर होते हैं या लायन होते हैं या चीता होते हैं, इनको रहने के लिए जो एरिया होता है वो काफी बड़ा चाहिए होता है। ठीक है, अब हमने फ्रेगमेंटेशन किया, कहीं फॉरेस्ट है उसका हमने क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया फॉरेस्ट को, अब वो शेर या फिर चीता का क्या हुआ, लिमिटेशन हो गया उसके, अगेन उसके हैबिटेट को हमने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स कितने सारे दिए हैं। कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिक्लाइन फ्रॉम 14% टू 6% ऑफ लैंड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कितने थे, 14% लैंड पे थे, अब कुल 6% बचे। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लॉस्ट। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ के खत्म करोगे 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट का खत्म हो जाएगा। ऐसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल आपको दे रखा है, जिसे लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन का, जितनी ऑक्सीजन पूरे हमारी अर्थ पे है उसका 20% अकेला अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस करता है। क्लियर्ड टू कल्टीवेट सोया बीन्स, ये जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको क्लियर करके सोयाबीन लगाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, टर्न इनटू ग्रासलैंड टू रेज बीफ कैटल, इसके अलावा इसको ग्रासलैंड में बदल दिया जा रहा है ना, घास के मैदान इस पे बना दिए जा रहे हैं, पेड़ों को काट के घास उगाई जा रही है, जिससे कि बीफ वाले जो कैटल है, मतलब गाय भैंस है या फिर जो क्या कहते हैं उसे पिग होते हैं, सुअर होते हैं, उनको जो है यहाँ पे रेस किया जा सके, जिससे आगे चल के उसको काट के खाया जा सके। ठीक है, तो ये हो रहा है ना। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम कहते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा यूज कर लेना। ठीक है, ये तब होता है व्हेन एनसीईआरटी लिखता है नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब जो जरूरत होती है वो लालच में बदल जाती है, तब हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं चीजों को। जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर्स सी काउ, स्टेलर सी काउ का हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया। ये पैसेंजर पिजन जो
पैसेंजर पिजन आपको पता है नहीं कि कबूतर चिट्ठी लेके आते आते थे, तो वो वाले पिजन। ठीक है, इनको हमने बहुत ज्यादा यूज कर दिया, इसलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया इनका। एलियन स्पीसीज इन्वेजन हमारा तीसरा कारण है। एलियन स्पीसीज मतलब होता है बाहर की स्पीसीज का आ जाना, और फिर जिस जगह पे वो आई है स्पीसीज, वो जो नेटिव स्पीसीज है जो पहले से वहां रह रही है उनको नहीं रहने देती। जैसे नाइल पर्च जो है, लेक विक्टोरिया में ये इंट्रोड्यूस की गई ईस्ट अफ्रीका में, और नाइल पर्च के आते ही 200 सिसलिड फिश की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो देख रहे हो, एक एलियन स्पीसीज के आने की वजह से जो वहां पे जो सिसलिड फिश रहती थी लेक विक्टोरिया में, उसकी 200 स्पीसीज जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, एग्जांपल एक और है पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रॉस कहते हैं, फिर लैंटेना है, वाटर हायसिंथ है, ये सारी की सारी एलियन स्पीसीज है। ठीक है, वाटर हायसिंथ आपको पता है टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का खौफ कहा जाता था इसको, है ना, क्योंकि हर जगह ये उग जाता था, और कहीं भी ये कुछ और पानी वानी में कुछ और चीज रह नहीं पाती थी, ना मछलियां रह पाती थी, ना कोई दूसरे पेड़ रह सकते थे, है ना। फिर है अफ्रीकन कैटफिश, जिसकी वजह से इंडियन कैटफिश का एक्सटिंक्शन हो गया। अफ्रीकन कैटफिश जो है वो लाके इंडिया में रख दी जाती थी, डाल दी जाती थी, और उनके वजह से इंडियन कैटफिश का एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये है तीसरा कारण। चौथा आखिरी कारण है, चौथा कारण को एक्सटिंक्शन है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार। एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीसीज। अगर एक स्पीसीज पूरी तरीके से दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड है किसी चीज के लिए, तो उसका एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। आपने युक्का माउथ रिलेशनशिप देखा था। युक्का जो है, युक्का जो है वो एक पेड़ है जो कि सिर्फ मॉथ नाम के जीव से पॉलिनेशन कराता है। तो अगर मॉथ खत्म हो गया तो युक्का का पॉलिनेशन नहीं होगा और युक्का भी खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। समझे? अब आते हैं कंजर्वेशन पे। तो देखो, दो तीन तरह के कंजर्वेशन है। पहला है इन सीतु। इन सीतु मतलब जो चीज जहां पे है वहीं पे उसको रख के बचाया जा सके। इसमें आ जाता है जैसे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट में क्या आता है, ये टॉपिक है कि नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। ये है सारे के सारे, ये है ना, अ, ये सारी चीजें सिलेबस में है। ठीक है, तो इन सितु में मतलब जो चीज जहां है वहीं पे उसको कंजर्व किया जाए, तो इसमें हॉटस्पॉट आ जाते हैं। पहली चीज, टोटल 34 हॉटस्पॉट है, जिसमें से 25 पुराने थे, 9 नए बनाए गए। होल वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, 34 टोटल हो गए। 25 प्लस 9 याद भी रखना है आपको कि 9 न्यू ऐड हुए। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। हॉटस्पॉट जो है वो लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड को कवर करते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं लगभग 30% से। ठीक है, 30% से एक्सटेंशन को कम कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे टोटल 14 है। अच्छा, अब इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में 14 है। नेचुरल पार्क जो है वो भी 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो 440 है। ये सारी की सारी इंडिया की बात होगी। ठीक है, ये सब इन सीतु कंजर्वेशन के हैं। ठीक है, तो जैसे जो चीज बायोस्फीयर रिजर्व में है उसको उसी में रख के वहीं पे कंजर्व किया जाएगा, उसको कहीं और नहीं ले जाएंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स जो है ये आप कह लो पवित्र जगह पाई जाती हैं। ये कहाँ पे होती हैं, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स में, मेघालय में खासी एंड जयंतिया हिल्स हो गई, अरावली हिल्स हो गए राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न घाट्स हो गए कर्नाटका में, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर, और सरजुगा, चंदा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें आपको कई सारे सेक्रेड ग्रुप्स देखने मिल जाएंगे, है ना। सरजुगा, चंदा, बस्तर के अगर आप जाओगे मध्य प्रदेश में तो इसमें कई सारे सेक्रेड ग्रुप्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि फोन नहीं ले जाना अलाउड होता है, तो इस वजह से आपको नेट पे बहुत मुश्किलें मिलना। ठीक है, तो ये सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। बहुत कम ही सेक्रेड ग्रुप्स में आपको फोन ले जाना अलाउड होता है। ठीक है, जो कि जरूरी भी है। तो यहाँ पे भी इन सीतु कंजर्वेशन होता है। फिर आता है दूसरा एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु में आ जाता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, जिसका ऐसा चांसेस है कि एक्सटेंशन होने हो सकता है, वो विलुप्त हो सकता है, उसको उठा के किसी दूसरी जगह रखा जाता है। जैसे जूलॉजिकल पार्क, यानी जू हो गए, है ना। तो जूस जो होते हैं उसमें बड़े शहरों में आपने हर जगह देखे होंगे, तो उसमें जो है ऑर्गेनिज्म को लेके आया जाता है बाहर से, उसकी केयर की जाती है ना, उसको अच्छे से रखा जाता है, खाना पीना दिया जाता है, उसकी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे बोटेनिकल गार्डन हो गया जहाँ पे प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट्स को लाके रखा जाता है और उनको ग्रो किया जाता है। फिर वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली गैमीट्स को लिए होता है। जैसे गैमीट्स हैं किसी स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो उसके गैमेट्स को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, जिससे कि बाद में फर्टिलाइजेशन करा के उस स्पीसीज को फिर से रिवाइव किया जा सके। ठीक है, इसके और भी काम होते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के, और भी काम और भी चीजों में काम आता है ये। तो गैमेट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे टाइम के लिए गैमेट्स को स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा आ जाता है सीड बैंक्स, यहाँ पे सीड को रखा जाता है लंबे समय तक के लिए। ठीक है, अच्छा, अब कुछ समिट्स हैं, जैसे अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और वर्ल्ड समिट जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी 2002 में। ठीक है, ये भी अच्छा है रखना है डेट।
190 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी वर्ल्ड समिट पे। अब ये दोनों समिट जो है वही इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। बस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो टोटल 4 पेज था हमारे पास, ये मेरा तीसरा पेज था, दूसरा, और ये हो गया पहला, ठीक है। तो 4 पेज था टोटल, और हमने यहाँ पे 4 पेज में ये कंप्लीट कर लिया, और यहीं पे सिलेबस खत्म होता है क्लास 12 का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक बार कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।